तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में अब हम करेंगे, एक इनफाइनाइट साइज़ का थिन शीट है, तो उस पर चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन ए थिन शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज़। तो इस शीट के पास में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, ये हमें गॉस लॉ से करना है। तो फिर से वही बात है कि गॉस लॉ हम अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ एक इनफाइनाइट साइज़ के शीट के लिए। अगर फाइनाइट साइज़ की शीट होगी तो उसके लिए कैलकुलेशन डिफरेंट होगा, वो कूलम्स लॉ की हेल्प से किया जाएगा। तो उसके लिए शीट का एक छोटा एलिमेंट लिया जाएगा और उस एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर उस फाइनाइट साइज़ के शीट के जो डायमेंशंस होंगे, जो साइज़ होगा, उसके लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हमें अगर करना है, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए शीट इनफाइनाइट साइज़ का होना चाहिए, तभी हम गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो पहले चार्ज शीट के बारे में समझ लें कि उस पर चार्ज किस तरह से होगा और कैसा दिखाई देगा। तो सपोज़ हमारे पास एक चार्ज शीट है, और चार्ज शीट कैसी होगी, ये एक पेपर शीट के जैसा इमेजिन कर सकते हैं। एक पेपर शीट पर अगर हम कुछ लिखें, ये एक एनालॉगस केस मान सकते हैं। अगर पेपर शीट पर, एक पतले पेपर शीट पर कुछ लिखा जाए, तो शीट पर जिस तरह से लिखा हुआ जो मटेरियल है वो शीट के बोथ साइड दिखाई देता है। अगर पतला शीट है और उस पर अगर कुछ लिखा जाए पेन का प्रेशर देकर, तो शीट के दोनों साइड में दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एक शीट पर चार्ज दिया जाए तो बोथ साइड उसका इफ़ेक्ट पता चलता है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि चार्ज दिखाई देगा, चार्ज का इफ़ेक्ट दिखाई देगा। और चार्ज का इफ़ेक्ट क्या होता है? चार्ज का इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज शीट के दोनों तरफ अगर हमें चार्ज का इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, या कह सकते हैं कि उसका इफ़ेक्ट पता चल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमें दोनों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्योंकि गॉसियन सरफेस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जो शीट पर या किसी भी चार्ज बॉडी के लिए जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो गॉसियन सरफेस चार्ज के सभी तरफ यूनिफॉर्मली फैला हुआ होना चाहिए। यूनिफॉर्मली फैला होने से क्या फ़ायदा होता है? जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आ जाता है और फिर हमारे लिए इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है। तो पहला स्टेप जो होता है गॉसियन सरफेस, वो हमें पहले पहचानना पड़ेगा कि इस चार्ज शीट के लिए हम कैसा गॉसियन सरफेस बनाएं। तो डायग्राम में देखें, सपोज़ ये हमारे पास एक शीट है जिसका साइज़ है इनफाइनाइट। तो सपोज़ ये हमारे पास एक शीट है, एक शीट बना लेते हैं ऐसे। ये हमारे पास एक शीट था और इसको इनफाइनाइट साइज़ का दिखाने के लिए इस तरह से डॉट्स बना देते हैं। तो इनफाइनाइट साइज़ की शीट है, इसका एक छोटा पार्ट हमारे सामने है जो हमें दिखाई दे रहा है। ये ऐसे इनफाइनाइट साइज़ की शीट हमने बना दी, ठीक है। एक छोटा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है और इस शीट पर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है। सपोज़ ये चार्ज इस शीट पर फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और इस चार्ज की डेंसिटी है सपोज़ प्लस सिग्मा इस पर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस सिग्मा, ठीक। तो इस शीट के जैसा भी डिस्कशन किया, शीट के बोथ साइड, तो हमने शीट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, तो शीट के अपर साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और लोअर साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट में जा रहा होगा और शीट के नीचे साइड में भी जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए जा सकते हैं। तो शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर शीट पर है, नेगेटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव चार्ज शीट पर है तो शीट से दूर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम इस शीट का एक साइड व्यू अगर देखना चाहते हैं, सपोज़ इस शीट का हम एक साइड व्यू देखते हैं, तो कैसा दिखाई देगा? मान लो कि ये शीट है,
इसका साइड व्यू हम देख रहे हैं, एक एज हमें दिखाई दे रहा है शीट का, तो इस पर अगर चार्ज होगा यूनिफॉर्मली फैला हो, ये इनफाइनाइट साइज दिखाने के लिए हमने ऐसे कर दिया, तो ये शीट का एक एज दिखाई दे रहा है। तो इस एज से अगर हम देखें तो बोथ साइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो हमें ऐसी गॉसियन सरफेस आइडेंटिफाई करनी है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पेनिट्रेट होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस को पेनिट्रेट करता हो, ऐसी गॉसियन सरफेस हमें चुननी है। तो पहले वाले केसेस की तरह अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस अगर चुन लेते हैं, मान लो हमने ये स्फेरिकल सरफेस चुन लिया, तो इसमें क्या होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे कि देखें क्यों नहीं होगा, जैसे इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट शीट से कम डिस्टेंस पर होगा, सरफेस का ये वाला पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, ये वाला पॉइंट कुछ और डिस्टेंस पर होगा, ये वाला पॉइंट कुछ और डिस्टेंस पर होगा। तो अगर हमने शीट के लिए एक स्फेरिकल सरफेस चुना तो स्फेरिकल सरफेस के डिफरेंट पॉइंट जहाँ पर चार्ज है, शीट पर है चार्ज, तो चार्ज से अलग अलग डिस्टेंसेस पर हो जाएंगे। तो अलग अलग डिस्टेंसेस पर हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट भी डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। तो फिर हमें जो गॉस लॉ यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं, हमें उसमें दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम होगा। तो इसका मतलब ये सर्कुलर सरफेस इस केस के लिए सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे तो भी ऐसा ही होगा। सिलिंड्रिकल सरफेस का भी हर पॉइंट चार्ज वाली जगह से यानी शीट से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ऐसी सरफेस जो और दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो ऐसी सरफेस हमें चुननी पड़ेगी जो दोनों साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करती हो, ठीक है। तो इसके लिए हम इमेजिन करें कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है जैसे लाइन चार्ज हमने इमेजिन किया था। तो सपोज ये सिलिंड्रिकल सरफेस का एक सर्कुलर एंड है और इस सिलिंड्रिकल सरफेस का दूसरा सर्कुलर एंड शीट के अपोजिट साइड में है, यानी कि नीचे वाली साइड में है, मान लो इस तरह से, ठीक है, ऐसे है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस सिलेंडर को कंप्लीट करें, इस सिलेंडर को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो क्या पता चलता है कि सिलेंडर का जो आधा लेंथ है वो इस शीट के एक साइड में है, और सिलेंडर का जो बाकी का आधा लेंथ है वो शीट के अपोजिट साइड में है। तो ऐसा सरफेस बनाने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा सरफेस बनाने से देखें क्या फ़ायदा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो शीट से इस तरफ निकल रहे हैं वो इस सरफेस को पेनिट्रेट करके जाएंगे। कौन से सरफेस को? ये जो सिलेंडर का सर्कुलर एंड है उस सरफेस को पेनिट्रेट करके जाएंगे, और इस तरफ जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं शीट के अपोजिट साइड में वो इस सर्कुलर एंड को पेनिट्रेट करके जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो दोनों साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जिस सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है वो सरफेस हमने पहचान लिया है, ठीक। और ये जो कर्व्ड साइड होता है सिलेंडर का, उसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किस तरह से आता है, ये देखो, कर्व्ड सरफेस जो है, कर्व्ड सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट नहीं करते हैं क्योंकि वो कर्व्ड सरफेस के पैरेलल हैं। तो सिर्फ कौन से वाले सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करते हैं? जो गॉसियन सरफेस के सर्कुलर एंड्स हैं, यानी ये जो ग्रीन वाले जो एंड्स दिखाई दे रहे हैं केवल उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करते हैं। यानी कि अगर हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी वाली सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रहा है और कौन सी वाली सरफेस को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने गॉसियन सरफेस बना लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इस गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करता है।
तो अब कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप हमने जो किया वो क्या किया, हमने पहचाना एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, सबसे पहले हमने एक गॉसियन सरफेस को आइडेंटिफाई किया कि कैसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस। दूसरा, गॉसियन सरफेस के जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे। एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं, एरिया वेक्टर कैसे बनता है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर बनाते हैं वो होता है एरिया वेक्टर। तो ये वाली सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रहा है तो एक एरिया वेक्टर हमें यहाँ बनाना होगा, और इस वाले सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रहा है तो एक एरिया वेक्टर हमें यहाँ बनाना होगा। ठीक है, और अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस की, तो यहाँ अगर हम बनाते हैं एरिया वेक्टर सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या पता चलता है कि ये जो सभी एरिया वेक्टर्स हैं सबके लिए अगर हम एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर देखें तो ये वाला जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है वो π/2 है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है वो 0 है, और यहाँ पर भी जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है वो 0 है। ठीक है, तो एंगल भी हमें पता चल गया, कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक, अब अगला काम क्या होगा कि फ्लक्स को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ हमें इंटीग्रेशन E.ds करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी कि ये जो सर्कुलर एंड्स हैं ग्रीन वाले, इनके लिए E.ds करेंगे तो क्या आएगा, ये एरिया है, मान लो ए एरिया है और इधर वाला भी एरिया ए है, तो ये एक नोन शेप का एरिया है, सर्कुलर एरिया है, तो इसका एरिया हमें पता रहता है πr², और ये सर्कुलर एंड है, इसका एरिया भी हमें पता रहता है πr²। तो यहाँ पर हमें E.ds करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे E.a हम करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस अगर लिखें हम, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, तो उस फ्लक्स में दो पार्ट होंगे, एक कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स और दूसरा प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। दोनों फ्लक्स को हमने अलग अलग क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि अलग अलग जगह पर जो सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल डिफरेंट है, और जो प्लेन सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल डिफरेंट है। तो दोनों जगह एरिया आएगा वो अलग अलग आएगा, दोनों के लिए सेम नहीं है, इसीलिए दोनों का हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस के लिए अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर अगर लिखते हैं E.ds और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरफेस हमारा नॉन शेप का है, इसलिए विदाउट इंटीग्रेशन ही लिख सकते हैं। तो E.a इस वाले सरफेस का हो गया जो ऊपर सरफेस है, और सिमिलरली E.a जो अपोजिट साइड में सरफेस है उसके लिए हो गया। तो कर्व्ड सरफेस के लिए हमने अभी देखा था यहाँ डायग्राम में कि E.ds 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि E और ds के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो E.ds cos 90 होकर 0 हो जाएगा। और इधर क्या आएगा, 2E.a, तो 2E.a को अगर लिखें तो हो जाएगा 2E.a cos 0। तो फाइनली फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस आ जाता है 2E.a। तो ये हमारा आधा काम हो गया, हमने गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आया है उसके इक्वल हमें करना है किसको, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आएगा। तो पहले गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स आएगा उसको हमें देखना है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स आएगा, तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कंप्लीट और यू कैन से क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस।
तो सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स इतना फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से पास होगा। तो डायग्राम में पहचानते हैं कि कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्यू नेट एनक्लोज्ड की वैल्यू हमें पहचाननी है। तो डायग्राम में देखें, क्यू नेट एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो ऐसे अगर देखें तो चार्ज तो पूरे शीट में फैला हुआ है, इनफाइनाइट साइज की शीट है, पूरी शीट में चार्ज फैला हुआ है इन्फिनिटी तक। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी चार्ज फैला हुआ है। गॉसियन सरफेस के अंदर इस शीट का कितना पार्ट आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर इस शीट का बस इतना पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। ओनली दिस पार्ट इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस पार्ट पर कितना चार्ज होगा, वही क्यू नेट एनक्लोज्ड होगा शीट के इस पार्ट पर। तो शीट का ये पार्ट कितना बड़ा होगा, ये पार्ट भी उतना ही बड़ा होगा जितना इस सिलिंड्रिकल सरफेस के सर्कुलर एंड्स का एरिया है। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, शीट का ये वाला पार्ट, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया उतना ही होगा जितना सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के सर्कुलर एंड्स का एरिया है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस के सर्कुलर एंड्स का एरिया कितना था, वो एरिया था ए। क्लियर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्यू नेट एनक्लोज्ड कितना है। तो अगर यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है, यहाँ हमने लिखा था बिगिनिंग में सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो अगर यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है तो उस एरिया में कितना चार्ज होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, तो सिग्मा इंटू ए। सिंपल यूनिटरी लॉ हमने यूज़ कर लिया। देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना आ जाएगा, 1/ε0 सिग्मा इंटू ए। दिस इज द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये कौन सा फ्लक्स है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इतना फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन 3 में जो फ्लक्स आया है और इक्वेशन 1 में जो फ्लक्स आया है, दोनों को हमें इक्वेट कर देना है क्योंकि दोनों एक ही सरफेस के लिए कैलकुलेट किया गया है। तो अगर दोनों फ्लक्सेस को हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा। तो 1 में आया था 2EA और 3 में आया है 1/ε0 सिग्मा ए। तो A बोथ साइड से डिवाइड हो जाता है और हमें मिल जाता है E = सिग्मा बाय 2ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन चार्ज शीट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाता है। इसमें यह ध्यान रहे कि यहाँ जो शीट है वो इनफाइनाइट साइज़ की है। फाइनाइट साइज़ की शीट के लिए इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होगा और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, ये फाइनाइट साइज़ के लिए नहीं है, इनफाइनाइट साइज़ के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अब एनालाइज कर लेते हैं। अब इस डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि चार्ज शीट से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी गई है, वो कितनी दूर है चार्ज शीट से, इस बात का यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ उस पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं हो रहा है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी थी, यानी कि E = सिग्मा बाय 2ε0। इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी R नहीं है। R मीन्स डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर R नहीं है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन R। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन R। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, जबकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। But here in this expression you can see it does not depend on R। इलेक्ट्रिक फील्ड R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो क्या कूलम्स लॉ यहाँ पर वायलेट हो गया, कूलम्स लॉ क्या यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, तो इसका आंसर है नहीं, कूलम्स लॉ यहाँ पर वायलेट नहीं हुआ है, कूलम्स लॉ यहाँ फॉलो हो रहा है। अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस करें
इस इक्वेशन के बोथ साइड में अगर डायमेंशंस को चेक करें तो पता चलेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन एकदम सही है। E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला लिखें लेफ्ट साइड में, इधर चार्ज डेंसिटी लिखें यानी कि Q बाय A का डायमेंशनल फार्मूला लिखें, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखें तो बोथ साइड जब डायमेंशंस को लिखेंगे तो ये इक्वेशन एकदम सही आएगी। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन कूलम्स लॉ को वायलेट नहीं करती है, ये इक्वेशन एकदम सही है। तो ये एक तरीका हुआ चेक करने का, और दूसरा तरीका है डिस्कशन से भी इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भले ही हमें E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, R नहीं दिख रहा है, तो कैसे ये सही होगा? तो यहाँ पर भी फील्ड ऑफ व्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम शीट के बहुत पास खड़े हो जाएं, जैसे कि ये शीट है, इसके हम बहुत पास अगर खड़े हो जाएं तो हमें शीट का बहुत छोटा एरिया दिखाई देता है। तो हमारे फील्ड ऑफ व्यू में जो शीट पर चार्ज फैला हुआ है वो चार्ज भी हमारे फील्ड ऑफ व्यू में कम ही आता है। और जैसे जैसे हम पीछे हट जाते हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के पावर में घटना भी चाहिए, 1/r² होना चाहिए। जैसे जैसे पीछे हटेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी एज पर कैलकुलेशन। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे हम पीछे हटेंगे हमारे फील्ड ऑफ व्यू में चार्ज भी ज़्यादा आएगा, और वो चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? वो एरिया पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे पीछे हटेंगे हमें और ज़्यादा एरिया दिखाई देगा शीट का, तो उसकी वजह से हमारे फील्ड ऑफ व्यू में और ज़्यादा चार्ज आएगा। तो जो कमी हो रही थी आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो घट रहा था, दूर हटने से हमारे फील्ड ऑफ व्यू में ज़्यादा चार्ज आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का घटना दूर हटने की वजह से ज़्यादा चार्ज फील्ड ऑफ व्यू में आ जाने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड का घटना कॉम्पेंसेट हो जाता है विद द सेम रेशियो। तो इससे क्या होता है कि पीछे हटते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू में ज़्यादा चार्ज आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का घटना कॉम्पेंसेट हो जाता है, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे हटने से नहीं घटता है, वो सभी जगह कांस्टेंट रहता है किसी भी पॉइंट पर अगर जाएं। इसमें यही बात एक इम्पॉर्टेंट है कि ये याद रखना है कि ये जो भी डिस्कशन है ये सब इनफाइनाइट साइज़ के चार्ज शीट के लिए है, ठीक है। फाइनाइट साइज़ के चार्ज शीट के लिए ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ज शीट तुम्हारा बहुत ही छोटा है, मान लो इस पेपर के बराबर ही है, इनफैक्ट इतना ही बड़ा है, तो अगर बहुत पास अगर आँख को रखेंगे इस पेपर के पास तब तो ये हमें इनफाइनाइट जैसा दिखाई देगा, लेकिन जब हम इससे काफ़ी दूर चले जाएंगे तब ये एक फाइनाइट एरिया में फैला हुआ चार्ज ही होगा, ठीक है। तो जो भी डिस्कशन अभी हुआ है वो सब इनफाइनाइट साइज़ के शीट के लिए है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी बाकी है जो कि अगले चैप्टर में हमें काम आएगा, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में हमें काम आएगा। तो वो डिस्कशन क्या है उसको भी देख लें। तो सपोज़ हमारे पास एक शीट है, चार्ज शीट है जो इनफाइनाइट साइज़ की नहीं है, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन तो अभी नहीं करेंगे, बट हमारा जितना काम का है जो हमें अगले चैप्टर में काम आएगा बस उसी को देखेंगे, ठीक है। तो अगर उस शीट के एज को अगर हम देखें, मान लो कि ये एक हमारे पास शीट है और ये उसका एज हम देख रहे हैं, उस शीट का एज, और ये इनफाइनाइट साइज़ का भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस शीट के बहुत पास चले जाएं, यानी जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो शीट के बहुत पास हो, सपोज़ यहाँ पर हो, यहाँ पर है मान लो हमारा P पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट है वो भी हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। क्यों लिख सकते हैं? ये शीट तो हमारा इनफाइनाइट साइज़ का नहीं था, फिर भी हमने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। क्यों लिख लिया? तो इसका आंसर ये है कि अगर P पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन शीट से बहुत पास चला गया, बहुत क्लोज है, तो इस पॉइंट के लिए ये शीट भले ही फाइनाइट साइज़ का है बट ये इनफाइनाइट साइज़ के शीट जैसा बिहेव करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर P पॉइंट शीट के बहुत क्लोज है
then in that case also you can write the electric field using this expression sigma by 2 epsilon naught। इसको भी ऐसे समझ सकते हैं, अगर वॉल के हम बहुत नज़दीक चले जाएं, हमारे घर में जो दीवार है उसके बहुत पास चले जाएं, तो हमें उस वॉल का एक बहुत छोटा एरिया ही दिखाई देता है। फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वॉल कितने बड़े साइज़ का है, वो 10x10 साइज़ का है, 20x20 साइज़ का है या इनफाइनाइट साइज़ का है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वॉल के जब बहुत पास जाएंगे तो हमें वॉल का एक छोटा एरिया ही दिखाई देगा। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ यहाँ भी इमेजिन करो कि P पॉइंट जब शीट के बहुत क्लोज होगा तब वो शीट उस P पॉइंट के लिए एक इनफाइनाइट वॉल के जैसा ही होगा। तो इनफाइनाइट शीट के जैसा ही होगा, तो इसीलिए हम इनफाइनाइट शीट वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डिस्कशन तो ये हुआ हमारा, और दूसरा इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्या है। तो सपोज़ एक शीट हमने रखा, इस पर चार्ज है और इसके पास में ही एक दूसरी शीट को भी रख दिया, यहाँ पर इस पर भी चार्ज है। थोड़ा डायग्राम को समझने के लिए हम दूर रख देते हैं, इनफैक्ट ये शीट्स बहुत ही क्लोज हैं, ये बहुत पास हैं। तो इन शीट्स के बीच में मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो पहली वाली शीट पर मान लो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा 1 और दूसरी वाली शीट पर चार्ज डेंसिटी है सपोज प्लस सिग्मा 2। तो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है सपोज ए, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऑब्वियसली दो चार्ज शीट है हमारे पास, तो दो चार्ज शीट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होंगे। तो पहली वाली जो चार्ज शीट है वो भी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी वाली जो चार्ज शीट है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे डायरेक्शन में होता है। तो अगर ए पॉइंट पर चले जाएं और पहली शीट पर पॉजिटिव चार्ज है तो ए पॉइंट पर पहली शीट से अवे डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डायरेक्शन हमें मिलेगा। तो ये क्या चीज़ है? ये पहली वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ए, इसको हमने E1 लिख दिया। सिमिलरली अगर दूसरी वाली शीट को देखें, दूसरी वाली शीट वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, उसके लिए अगर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें और अवे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं तो इस तरह से आता है। तो ये हो जाएगा E2, यानी कि सेकंड वाली शीट का ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम से पता चल रहा है कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए अगर हम ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो वो कितना आएगा? तो वो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस के बराबर आएगा। ठीक है, तो E1 कितना होगा? इसी एक्सप्रेशन से अगर लिखें तो E1 होगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 कितना होगा? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस का साइन लगाएंगे, माइनस भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि विच वन इज़ ग्रेटर, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बड़ा है या सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बड़ा है, वी डोंट नो। ये किस पर डिपेंड करेगा कि सिग्मा और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से बड़ा कौन है। तो अगर मान लो कि सिग्मा 1 बड़ा है तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगा सकते हैं कि सिग्मा 1 से सिग्मा 2 बड़ा है, इसीलिए E1 E2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली EA की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह से अगर एक पॉइंट हम ले लें जो इस तरफ है, यहाँ पर है, मान लो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर दोनों शीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखें तो कैसा आएगा? पहली वाली शीट बी पॉइंट पर जाएं, फर्स्ट शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे डायरेक्शन में बनाया तो इधर आया, तो इसको हमने कह दिया E1। सिमिलरली सेकेंड वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर बनाया तो वो भी अवे फ्रॉम द शीट होना चाहिए, तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ गया, तो इसको हमने कहा E2। तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें क्या दिखाई दे रहा है? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए, तो हो जाएगा E1 प्लस E2। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर दोनों चार्ज डेंसिटीज़ बराबर होते, अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होता तो E A हो जाता 0
और ई बी हो जाता कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 में अगर सिग्मा दोनों इक्वल हो गए तो ऊपर हो जाता, न्यूमरेटर में हो जाता 2 सिग्मा और डिनोमिनेटर में था 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मिल जाता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएंगे, कैपेसिटेंस में भी काम आएंगे। ठीक है, तो इनको याद रखना है। और इसी तरह से अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं इस तरफ, यहाँ सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये अपने आप से तुम लोग कैलकुलेट करके देखना कितना आता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, और इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशन जो हमारे सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।